अब हमारे साथ बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी होंगे यहाँ पर, जिनको अभी हाल ही में कमान मिली है। और मैं चाहूंगी प्लीज सर आप मंच पर आइएगा। महेंद्र भट्ट जी प्लीज आप मंच पर आ जाएगा सर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं छात्र राजनीति से शुरुआत की गई। ब्राह्मण चेहरा है, गढ़वाल मंडल से आते हैं, 10वें प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाल ही में नई कार्यकारिणी का गठन भी हो चुका है। ये कार्यकारिणी क्या संकेत दे रही है, क्योंकि युवा चेहरे इसमें लिए गए हैं, महिलाओं को प्रायोरिटी दी गई है, तो चर्चा करेंगे, सेशन की शुरुआत करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत सर आपका, बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय आपने दिया। और मैं अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार और जी न्यूज़ जैसे बड़े चैनल के पास मुझे आने का अवसर मिला। मैं आप सबको हृदय से आपका आभारी हूँ। बिल्कुल सर, चूंकि जिम्मेदारी मिल चुकी है, छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की थी और अब एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। हैट्रिक लगाने की तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि दो जिम्मेदारी है, 2024 भी है, निगम चुनाव भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और आज मुझे दायित्व मिला है। मुझसे पहले भी बड़े महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हमारे दायित्व पर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जिस रूप में काम करता है, उन कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह खड़ा हो, इस दृष्टि से हमने अपनी अभी टीम बनाई है। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता बूथ के कार्यकर्ता को उत्साह देते हुए और 2024 का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, इस सब चुनाव पर हम विजयी हों, ये हमारा लक्ष्य है। और अभी मोर्चे प्रकोष्ठ का हम गठन करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, वरिष्ठों का अनुभव लेते हुए हम, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन हर चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर थी, नंबर 1 पर है और नंबर 1 पर रहेगी। बिल्कुल सर, स्पेशल 34 की टीम बन चुकी है, नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, युवा चेहरों को उसमें रखा गया है, महिलाओं को उसमें फोकस रखा गया है। टारगेट 2024 है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि राजनीतिक दल होने के नाते हर चुनाव में हमारी सफलता हो, ये हम सबका लक्ष्य रहता है। और युवाओं के साथ साथ उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिवेश है, उसमें हमारे अनुभवी कार्यकर्ता और लंबा समय देने वाले कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता में जो महिला हैं, हमारे हर समुदाय, हर जाति विशेष के जो हमारे वरिष्ठतम अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, सबको हमने समाहित किया है। और लक्ष्य 2024 है। 2024 में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हम कार्यकर्ताओं को सरकार के कामों को निचले बूथ स्तर तक पहुँचाते हुए हम भविष्य के चुनाव में विजयी हों, ये हमने आज भी आह्वान किया है और आगे भी हम सब नीचे तक जाकर इसका आह्वान करेंगे। बिल्कुल सर, जब हम उत्तराखंड की राजनीति की बात करते हैं तो ये इतिहास गवाह रहा है। कुमाऊं गढ़वाल मंडल की जब हम बात करते हैं तो राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है सामंजस्य नहीं बैठ पाता इसको लेकर, और अक्सर इसे लेकर सामंजस्य बैठाने की कोशिश करती है। एक तरफ ठाकुर चेहरा आता है, एक तरफ ब्राह्मण चेहरा आता है। इस सामंजस्य को बैठाने के लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं आगे? देखिए, वैसे हमारे दल में इन सब विषयों की चर्चा कभी होती नहीं है। हम लोग भौगोलिक रूप से बटे हुए हैं और आप भाषा के दृष्टि देखेंगे तो चक्रोता की भाषा अलग है, चमोली में भी 2 भाषाएं हैं, गढ़वाल की अलग है, कुमाऊं क्षेत्र की अलग भाषा है, लेकिन हम उत्तराखंड को उत्तराखंड के परिदृश्य से देखते हैं। इसलिए कार्यकर्ता कुमाऊं क्षेत्र हो, चक्रोता क्षेत्र हो, हमारा मैदानी क्षेत्र हो, हमने कोशिश की सब कार्यकर्ताओं को समाहित करते हुए, सब कार्यकर्ता अनुभवी कार्यकर्ता हैं, उनको दायित्व देकर, और हम भविष्य के अंदर जो एक ये जो माहौल है, जिसको हम कहें कि गढ़वाल का पक्ष है, कुमाऊं का पक्ष, ऐसा दूर दूर तक इसका आवास होगा नहीं, और कार्यकर्ता उत्तराखंड के हित में काम करें, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। बिल्कुल, और देखिए ये बात मैं भी कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी गढ़वाल से आती हूँ और ऐसे में ये जो चर्चाएं चलती हैं ये वाकई में दिल को दुखा देती हैं। तो उत्तराखंडी एक है और उत्तराखंडी जब किसी से मिलते हैं तो सिर्फ निश्चित एक तौर पर एक जुबान ये होती है कि उत्तराखंडी बहुत बेहतर होते हैं, अच्छे से आओ भगत करते हैं। तो बस यही रहना चाहिए और इसी चीज़ की सर हम भी कामना करते हैं। सर, चूंकि चुनाव के वक्त आपने रोजगार के वादे किए थे, ये रोजगार के वादे हुए थे, लेकिन भर्ती घोटाला हो गया, यहाँ पर भ्रष्टाचार की जो तमाम बातें कही गई थी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, वही सबसे बड़ी चीज सामने निकल कर आ गई। देखिए, अभी तक केवल चर्चाएं होती थी, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड के अंदर रोजगार एक बड़ा विषय है। हमारे जब राज्य का गठन हुआ तो ऐसा लगता था कि रोजगार की दृष्टिकोण से सरकारी रोजगार के पक्ष था, और मैं तो कह सकता हूँ हमारी पूर्ववर्ती सरकार हो, वर्तमान सरकार हो, हमने रोजगार के अलग अलग आयाम बनाए। स्वरोजगार ही किसी छोटे राज्य के लिए एक माध्यम बने, ये हमारा लक्ष्य है। तो आप प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, इस पर बड़े व्यापक स्तर पर हमने काम किया है।
रोजगार पक्ष है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं घोटाले की, तो ये पहली बार हुआ है ना। आखिर एजेंसी जिस रूप में काम कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं, इस प्रकार के लोग, भ्रष्टाचार के लोग ये सलाखों के अंदर होंगे, उसका प्रमाण आ रहा है। और भविष्य में आप देखेंगे और भी को होंगे तो सब उस जेलों में अंदर होंगे। ये ठीक है कि इस प्रकार का केवल चर्चा का विषय होता है, आज प्रत्यक्ष में चीज़ें निकल के आ रही हैं, और ये इसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है। और एक विश्वास युवाओं के अंदर उन्होंने खड़ा किया है कि उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त हम सरकार देंगे, और इस प्रकार के जो षड्यंत्रकारी तत्व हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी आगे देखिए होता क्या है। बिल्कुल सर, बेहतर है कि जीरो टॉलरेंस अपनाया जाए, क्योंकि यही प्रदेश को आगे ले जाएगा। सर, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि संगठन में आप रहे हैं, एक अच्छा खासा अनुभव आपके पास है, लेकिन चुनौतियां अक्सर होती हैं हर किसी के पास जब एक जिम्मेदार पद आपको दिया जाता है एज अ प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि आपको ये पद मिला है, आप चुनौतियां क्या देखते हैं? देखिए, राजनीतिक जीवन में चुनौतियां हर पग पर होती है, लेकिन जिस संगठन में मैं हूँ वहाँ सामूहिकता से काम होता है, सब कार्यकर्ताओं सहयोग से काम होता है। और मेरे तो बहुत मार्गदर्शक हैं, हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे अनेकों हमारे वरिष्ठ सांसद हैं, मुझसे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हम सबके साथ मिलकर इन चुनौतियों का सामना करेंगे। ये ठीक है, विपक्ष का अपना काम है, लोकतंत्र में विपक्ष का भी महत्व होता है, और ये भारतीय जनता पार्टी विपक्षी बात को भी मानते हैं। अभी हरीश रावत जी धरना देने जा रहे थे, लेकिन जब मिले मुख्यमंत्री से तो बहुत बड़ी बात है ना, मुख्यमंत्री मिलकर उन्होंने धरना स्थगित किया है। इसका मायने क्या है कि सरकार ऐसी लोकतांत्रिक सरकार है जो विपक्ष को, जो हमारा स्तंभ है, लोकतंत्र का स्तंभ अपोजिशन है, उसकी बात को मानते हैं। और जितनी चुनौतियां जिस रूप में भी होंगी उसको हम उसका समाधान करेंगे, उसका समाधान को स्वीकार करते हैं। ठीक सर, फिर यानी कि वो चुनौतियां भी पूरी हो जाएंगी जिन कार्यकर्ताओं ने टिकट की दावेदारी की थी, फिर उनको भी संतुष्ट कर दिया जाएगा, शायद राज्य मंत्री बना दिया जाए। देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को जिस योग्य संगठन जहाँ चाहता है उसको वहाँ उसको रखा जाता है, उसका समावेश किया। अभी संगठन में आए, बाद में मंत्रिपरिषद में आएंगे, कुछ हमारे दायित्वधारी बनेंगे, ऐसे एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके लिए कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं आता है। कार्यकर्ता, हमारा जो संगठन है, सबसे बातचीत करके जिस कार्यकर्ता जहाँ उपयोगिता है उस कार्यकर्ता वो स्थान पर हम रखते हैं और उससे परिणाम भी लेते हैं। जैसे हमने आज ही मैंने प्रयास की, तो मैंने कहा हमारे सांसद हैं, हमारे 5 लोकसभा के सांसद, 3 राज्यसभा हमारे कार्यकर्ता हैं। हमने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले जो 23 सीटें हम हारे हैं, हमने उन सीटों को जीतना है, और उन 23 सीटों के विधायक तो अपने क्षेत्र में काम करेगा, लेकिन 23 सीटों का दायित्व हम सांसदों को देने वाले हैं। अपने अपने क्षेत्र के जो सांसद है उन 23 सीटों पर कार्यकर्ताओं के समन्वय और जन समस्याओं को प्रमुखता से आगे पहुंचाएंगे। राज्य स्तरीय समस्याओं का समाधान यहाँ होगा, केंद्र का वहाँ होगा। इसलिए हर कार्यकर्ता, हर सांसद को, हर विधायक को हमने 2024 के चुनाव में उत्तराखंड की 70 की 70 विधानसभा को जीतना है। और उसके लिए हमने कहा है कि अभी चंपावत मॉडल को हम अपनाएंगे। चंपावत में हम 94% टोटल पोलिंग का हमको प्राप्त हुआ है। इसको हम व्यापक रूप से और नीचे तक कैसे ले जा सकते हैं, बूथ स्तर तक कैसे ले जा सकते हैं, उस विषय में चर्चा हो रही है। अभी 28 तारीख को हम पदाधिकारी बैठक करने वाले हैं और सबका एक दौरा निश्चित करेंगे, और सारे सुझाव जहाँ कमियां रही हैं, ठीक है, चुनाव जब हारते हैं तो बिना कमी के नहीं हारते, कमियां, उन कमियों को हम दूर करेंगे, और आपको जो हमारा लोकसभा चुनाव होगा सब सीट हम जीतेंगे। बिल्कुल सर, कमियां आप लोग दूर कर रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस आपको बेनिफिट दे जाती है अंतरकलह की वजह से? उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल जाता है, आप तो मेहनत करते ही हैं। अब कांग्रेस के अंदर क्या झगड़े हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान कभी देते नहीं है, हम उनके विषय पर चर्चा भी नहीं करते हैं। हम अपना काम कैसे आगे बढ़े इसकी चर्चा करते हैं, उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। ठीक सर, चूंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, राष्ट्रवाद की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, एजेंडा क्या रहेगा 2024 के लिए आप लोगों का? देखिए, राष्ट्रवाद हमारे संस्कार में है। राष्ट्रवाद के बिना हम देश की एक समग्रता की कल्पना भी नहीं कर सकते। संस्कार हमारी जीवन पद्धति का अंग है, इसलिए राष्ट्रवाद हमारा सदैव रहेगा। ये राष्ट्रवाद कईयों को अच्छा लगता है, मैं तो कहता हूँ अब तो देश के अंदर हर जगह अच्छा लग रहा है ना, सब जगह हमारी सरकारें आ गई हैं, लोकसभा में सबसे आगे हम हैं, और लगातार जन समर्थन मिल रहा है। तो राष्ट्रवाद भारत के अंग में है, और उसको मोदी जी ने, हमारी सरकारों को प्रमुखता दी है। बिल्कुल सर, अगर राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे जो हैं वो अक्सर सामने निकल के आते हैं, और निश्चित तौर पर आप जब इलेक्शंस में उतरते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि इलेक्शंस में उतरता है, तमाम उन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत होती है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि अक्सर उठाया जाता है, और वो हर सरकार में उठाया जाता है, जाहिर तौर पर आपकी सरकार में भी उठाया जा रहा है, और काफी जोर शोर से उठाया जा रहा है। कांग्रेस कहती है कि जब आपका समय था तो जब पेट्रोल के दाम अगर 2 रुपए भी बढ़ा दिए जाते तो कांग्रेस बीजेपी सड़कों पर आ जाती थी, लेकिन आज पेट्रोल डीजल के दाम इतने हो रहे हैं। देखिए, थोड़ा अगर हम विश्व के परिदृश्य के हिसाब से देखेंगे, कोरोना काल के बाद
महंगाई केवल भारत के अंदर ही नहीं आई, पूरे विश्व के अंदर इसका एक प्रकोप आया है। लेकिन हम तो सौभाग्यशाली कि नरेंद्र भाई मोदी ने कभी महसूस नहीं दिया। और जब जब ये विषय उठे, हमारी सरकार प्रयास रहता है, हर विषय में हमेशा गंभीर रहती है, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं, उस दिशा में हम प्रयास भी कर रहे हैं। और ये भी सत्य है, अगर 2014 का परिदृश्य हम देखेंगे तो हर मुद्दे पर जन आंदोलन खड़ा होता था, महंगाई के मुद्दे पर खासतौर पे। आज अगर ये संभला है तो कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति आय में भी संभलने की स्थिति उत्पन्न हुई है। आज लोगों का विश्वास है, मोदी जी पे हमारी सरकार में विश्वास है। इसलिए जब ऐसी घटनाएं होती, जब इस प्रकार का वातावरण बनता है, तो हम चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसको समय समय पर महंगाई का जो प्रभाव है उसके लिए क्या सुधार किया जा सकता है, सुधार करने का हम लोगों का प्रयास रहता है। ठीक सर, हरक सिंह रावत की हम जरा बात कर लेते हैं। हालांकि आपने कहा हम कांग्रेस क्या करती है उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जब बीजेपी में थे तो दिखते थे, लेकिन अब कांग्रेस में जोर शोर से वो गए थे, इमोशनल भी काफ़ी हो गए थे कि दगाबाजी उनके साथ की गई है, लेकिन अब कांग्रेस में नजर नहीं आ रहे सर। वो पता नहीं कांग्रेस में कितने दिन रहेंगे, मैं नहीं कह सकता उनके बारे में, वो जाए वहाँ है। ठीक सर, चूंकि हम रोजगार की एक बार फिर से बात कर रहे हैं, और खासकर जब मैं उत्तराखंड के लिहाज से बात कर रही हूँ तो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति जो हमने देखी हुई है किस तरीके की, और यहाँ पर रोजगार की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर आ जाती हैं, पलायन की समस्या यहाँ पर आ जाती है, खासकर इसकी बात की जाए। और अक्सर हम ये कहते हैं किस तरीके से हम पहाड़ के व्यक्ति को पहाड़ में रोके ताकि वो शहरों का रुख ना करे, इसको लेकर सरकार किस तरीके से सर काम कर रही है, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, उत्तराखंड का राज्य आंदोलन जो था उसके प्रदेश में दोनों बातें थी। एक तो हमारा पलायन, सड़क, शिक्षा, रोजगार, व्यवस्थाएं ठीक ना होने, बिजली हो चाहे पानी हो। अभी माननीय मंत्री जी यहाँ पर बोल रहे थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है, जहाँ पूरे प्रदेश के 2 ICU थे, आज हर जिले में है। सारी बातें उन्होंने बोल, उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। इसके साथ साथ कोरोना काल के बाद हमने अनुभव किया है, बड़ी संख्या में लोगों का उत्तराखंड वापसी हुआ है। हमारे अनिल बलूनी जी ने संबंध में अच्छे प्रयास किए, सबका आह्वान है। और सड़कें पहुंचने से आज मैं, लेकिन सर पलायन को लेकर कांग्रेस तो कहती है, आप आंकड़े देख लीजिए, आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। बीजेपी भले ही कुछ भी कहती हो कि पलायन रुका है, लेकिन कांग्रेस तो पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस तो पलायन को रोकने की कोई पक्षधर रही नहीं, रही होती तो विकास होता ना। आज सड़कें गई, गांव गांव गई, पानी की व्यवस्था, हर गांव बिजली है, मोबाइल टावर यहाँ भी, तो मेरे यहाँ माणा में भी है, हर सुविधा। अभी कोरोना काल में शिक्षा के लिए मोबाइल की कितनी आवश्यकता हो गई थी, सब व्यवस्थाएं जुटती हैं तो लोग आते हैं। और हमने भी आह्वान किया है, आज सेना के क्षेत्र में जो लोग सर्विस करते हैं, रिटायरमेंट के बाद हमने आह्वान किया कि घर उनका पहाड़ में होना चाहिए और बने। आप अपने गांव में देखें ना, आप पहाड़ की आपने कहा है, आप पता करिए अब से 5-7 साल पहले के बाद कितने लोगों ने अपने नए घर बनाए, ये बन रहे हैं। और धीरे धीरे मैं कह सकता हूं कि हमारा जो धार्मिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है, और जो उत्तराखंड के परिदृश्य में जो हमारा दायरा सोचने का पक्ष है, बड़ी संख्या में देश के पर्यटक उत्तराखंड की ओर आएंगे। अभी जिसमें होम स्टे का विषय है, तो मैं कह सकता हूँ जैसे जैसे युवाओं के सारे विषय का ध्यान आएगा, चीज़ें आएंगी, तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से अपने उत्तराखंड के, पूरे देश के, और उत्तराखंड का तो देश ही नहीं पूरे विदेशों में हमारे लोग रहते हैं, सबका श्रद्धा भाव और राज्य के प्रति बना है। क्यों? जब विकास वहाँ तक पहुँच गया, सबके घर बनेंगे, सब लोग घर में आएंगे, सब गाँव आएंगे। बिल्कुल सर, ये हो पाए तो इससे बेहतर शायद यहाँ की जो ऑडियंस बैठी है वो भी कहेगी इससे बेहतर कुछ हो नहीं पाएगा शायद, कि अगर लोग पलायन सरकार वाकई रोक पाए। और जो लोग हैं जो कि, क्योंकि जब गांव पहुंचो तो देखकर बड़ा दुख होता है कि घरों में ताले लगे हुए हैं, खंडर हो गए हैं घर, छतें टूट गई हैं, और वो जो रौनक दिखती थी अक्सर गांव में अब नहीं दिखती है। तो सर इस पर वाकई में अगर कुछ बेहतर हो रहा है तो बहुत अच्छा है। बहरहाल सर हम आगे बढ़ते हैं, नई कार्यकारिणी की हम बात कर रहे हैं, चूंकि हाल ही में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। युवा चेहरों को आपने तवज्जो दी है जो कि बहुत अच्छा है, महिलाओं को तवज्जो दी गई जो कि बहुत अच्छा है। युवा चेहरों को तवज्जो देकर सर ऐसा तो नहीं कुछ जो पुराने कार्यकर्ता या पुराने नेता है वो दरकरार होगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर सर उनमें सामंजस्य कैसे बैठेगा, उन्हें कैसे संतुष्ट करेगी बीजेपी? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का संगठन में उनका प्रयोग होता है, उनको लिए कुछ ना कुछ दायित्व रहे होते हैं। ये ठीक है कि संगठन पुराना हो और उसमें नए लोग ना आए तो फिर संगठन का विस्तार होने में दिक्कतें आती हैं। हमारे हर संगठन में प्रयास रहता है कि नयों का समावेश हो, यही हमने इस संगठन में किया है। और पुरानों का अनुभव भी हमको प्राप्त हुआ, तो पुराने भी हैं, नए भी, अनुभवी भी हैं। और जो लोग आज तक दायित्व में थे वो हम सब से किसी न किसी रूप में हमारे उनसे मिलना होता है, उनसे बातचीत होती है, कमेटियां बनती हैं उनका। और हर अनुभव, हमारे 28 आपके विभाग हैं, हर विभाग के ना योग्यतम व्यक्ति की आवश्यकता है। हम सबको उन विभागों में सबका उनका सहयोग लेते हैं। हमारे 18 प्रकोष्ठ हैं, 18 प्रकोष्ठ सबका सहयोग लेते हैं। हमारे मोर्चे, अब युवा मोर्चा है, युवा मोर्चे में हमने
33 साल उम्र रखी है, तो 33 साल वाला जब 3 साल बाद 36 का हो जाएगा ना, तो फिर वहाँ नए आने स्वाभाविक है। महिला मोर्चा है 35 साल है, तो 35 साल से 40 साल के बीच की है, तो 40 साल वाली बहन जो हमने पिछली बार अपनी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाई होगी, वो 3 साल का कार्यकाल बाद 43 की हो जाती है, तो नए आना स्वाभाविक है। तो संगठन में नयों का समागम ये भी आवश्यक है संगठन के व्यापक विस्तार के लिए। और लोकतांत्रिक संगठन है, हर 3 वर्ष हमारे संगठन के चुनाव होते हैं, और संगठन की जो कार्य पद्धति है उसमें पक्ष है कि नए भी आए और पुराने का अनुभव भी रहे। बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें चलती हैं, लेकिन देखिए राजनीति में क्या होता है ना, हर किसी को पद की लालसा होती है, और अक्सर भले ही राजनीतिक पार्टी कितना बेहतर तरीके से फॉलो अप ले, कितनी बेहतर तरीके से काम कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हो जाती है कि रहकर वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और चूंकि मीडिया जगत से हम तो हम ही खबरें दिखाते हैं अक्सर, तो वो सर आप भले ही स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ जाती है कि मनमुटाव है, या फिर दुख जाता है कि ये पद हमें नहीं मिल पाया। देखिए कई बार क्या होता है कि बीजेपी के मनमुटाव को समझने में समय लगता है। हमारे यहाँ व्यक्ति अपनी बात रखता है, चर्चाएं होती हैं, निर्णय के बाद सब उस निर्णय को मानते हैं, इसलिए उसको मनमुटाव का दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। सामूहिक निर्णय की पद्धति से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का स्थान मिलता है, उस स्थान अपनी बात को करता है, उस पर चर्चा भी होती है, लेकिन निर्णय सामूहिक होता है। मैं आज अध्यक्ष हूँ, मैं कौन सा निर्णय मैं करूँगा, संभव नहीं है। मेरे वरिष्ठतम कार्यकर्ता हैं, सब कार्यक्रम चर्चा करते हैं, जो किसी विषय पे भी चर्चा होती है, सामूहिक चर्चा होता है, ये ठीक है। उसमें बहुत से विषय निकल के आते हैं, कई बार लगता है कि इनका विरोध है, लेकिन निर्णय होने के बाद कहीं ये विरोध झलकता नहीं है। ये हमारी संगठनिक कार्य पद्धति का हिस्सा है। सर अब जरा अग्निवीर पर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत विरोध हुआ इसका, कोटद्वार से भर्तियां भी शुरू हो गई, और कम भर्तियों की बात भी बीच में ऐसे सुनने को मिला कि कम भर्तियां भी हो रही, लेकिन सर बीजेपी कह रही है, यानी कि आप लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना जो है बहुत बेहतर है। एक बच्चा जो कुछ इतना उस उम्र में समझ भी नहीं पाता, तब तक एस्टेब्लिश हो जाएगा वो अपने करियर के लिए आगे। लेकिन आपको क्या लगता है, कांग्रेस जो है इतनी पुरजोर तरीके से इसके खिलाफत क्यों कर रही है? आखिर क्यों बीजेपी कांग्रेस को समझाने में सक्षम नहीं हो पा रही है? देखिए, हम उन लोगों को समझाने में सक्षम है जो आज भर्ती के लाइन लग पे आ रहे हैं। जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे ज्यादा लोग आए हैं। कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं? अब विषय कांग्रेस दूसरा बोल रही है कि जिनके रजिस्ट्रेशन हुए उनका सबका होना चाहिए। तो पहले तक तो ना करो, आज कांग्रेस के सबका करो, तो ठीक है, विपक्ष के नाते उनको विषय रखना है। आज हम सब हमने अग्निवीर के संदर्भ में जहाँ जहाँ नियुक्तियाँ और हमारे कार्यकर्ता वहाँ उनकी सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कुछ विषय आए थे निकल के, तो सतपाल महाराज जी का विषय आप आगे पूछेंगे, उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री से बात किया। थोड़ा सबको विश्वास रखना चाहिए, जो विषय हमारे केंद्र तक जाता है उस पर सामूहिक निर्णय जो बहुत जल्दी निर्णय सबके सम्मुख होगा। अब सर आपने क्योंकि जिक्र कर दिया तो पर्यटन विभाग मेरे दिमाग में आ गया। यहाँ पर पर्यटन विभाग की जब हम बात कर रहे हैं तो हम हिमाचल की ज़रा बात कर लेते हैं। वहाँ हम देखते हैं बहुत बेहतर तरीके से पर्यटन जो है डेवलप हो रहा है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी पर्यटन को लेकर काम हो रहा होगा, लेकिन सर उस गति से नहीं हो रहा है शायद, क्योंकि अगर पर्यटन बढ़ जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड में तो रोजगार भी मिल जाएगा, शायद पलायन भी रुक जाएगा, एक तीर से कई निशाने लग जाएंगे। ये ठीक है कि हिमाचल बने कितने वर्ष हो गए, उत्तरांचल बने आप लगभग 2000 से 2022 साल है। और ये भी सत्य है कि इस बार की चारों धाम की यात्रा में जितने लोग आए ये भी एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। अभी ऑल वेदर रोड, भारतमाला रोड, रेलवे की कनेक्टिविटी, संचार की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, होम स्टे, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ अगली बार तो शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ होगी। कि सतपाल महाराज जी ने तो पूरे अपने इस संबंध में जो मॉडल तैयार किया है, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। और उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा जहाँ वर्ष भर पर्यटक आएंगे, साहसिक पर्यटक आएंगे, हर प्रकार के पर्यटक आएंगे। तो हमारा राज्य थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि आज ही हम हिमाचल से अपनी तुलना, हिमाचल ठीक है विकसित किया है, सब कुछ हुआ है हर क्षेत्र में, लेकिन अच्छी सरकार आती है तो उस दिशा में काम होता है। ये ठीक है बीच बीच में कुछ अदल बदल हो रहा था, इस बार वो भी इतिहास बना है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने उत्तराखंड के अंदर विकास की सरकार को दोबारा हम यहाँ पर लाए हैं और जनता के सहयोग से हुआ है। तो जनता को विश्वास हुआ कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के साधन बनेंगे और सब प्रकार का विकास को दिखाई दे, दोबारा आ रहे हैं और फिर हम हैट्रिक बनाएंगे। ठीक, बिल्कुल सर, हैट्रिक बनाएंगे सर, क्योंकि डबल इंजन की सरकार आप लोगों की हो गई है यहाँ पर, और हैट्रिक बनाने की बात आप कह रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार है तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड को भी बेनिफिट इसका मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, उत्तराखंड में भी हम, क्योंकि देखो मैं तो कहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म भले गुजरात में हुआ, उनका प्राण, उनकी आत्मा उत्तराखंड में बसती है। भव्य स्वरूप देखिए केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी के बारे में, अभी गंगोत्री यमुनोत्री की बारी है। ऐसा पर्यटक पूरा विश्व का पर्यटक वो दिखाई देगा और हर क्षेत्र में विकास, हर क्षेत्र में विकास। ये ठीक है कि हमारे राज्य के संसाधन अभी कम है, उनको बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सब दृष्टि से
और ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी का पूरा मार्गदर्शन सबको मिलता है और इस राज्य के अंदर जो विषय को लेकर हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री भारत सरकार में जाते हैं, किसी चीज़ के लिए ना नहीं हुई है। एक एक चीज़ को, क्यों, सबकी श्रद्धा इस राज्य के प्रति है। और ये विशेष प्रेम जो है प्रधानमंत्री का, वो अक्सर उनके संबोधनों में सुनने को भी मिलता है। जब हम देखते हैं, वो कहते हैं उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड से खासकर उनका विशेष प्रेम है। और विशेष प्रेम है तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड जो है, जिस विकास की हम बात कर रहे हैं इस मंच से, उस विकास की ओर अग्रसर भी हो रहा है। और डबल इंजन की सरकार है तो उम्मीद होनी भी चाहिए कि बेहतर कुछ और उत्तराखंड के लिए होगा। सर, चूंकि नई कार्यकारिणी का हमने जिक्र कर लिया, यहाँ पर युवाओं को जब फोकस लेकर हम बात करते हैं, उत्तराखंड में युवाओं की अगर बात की जाए, नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि अब हम देख रहे हैं। एक जो अक्सर डायलॉग कहा जाता है जिससे मुझे सख्त गुरेज है, सूर्यास्त पहाड़ी मस्त, ये डायलॉग जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो अक्सर कहा जाता है। तो ये नशे का जो कारोबार हो रहा है या फिर नशे की युवा जो गिरफ्त में आ रहे हैं, इसको रोकने के लिए आप लोग कितना सख्त हैं? पता नहीं नारा आपको कहाँ से आया, मस्त मुस्त वाला। सर, ये अक्सर लेकिन बोला क्या जाता है, हमारा आपने सुना उत्तराखंड हो, शायद ना का, सुना हो। हमारा उत्तराखंड का युवा हमेशा मस्त रहता है, मस्त तो रहते हैं, हमेशा मस्त रहता है। और उसके को इससे जोड़ना मैं मानता नहीं हूँ। ये ठीक है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको ठीक करने की आवश्यकता भविष्य में महसूस होगी, संबंध में सब बातचीत हो रही है। और नशा रुके, इसके लिए सब प्रकार के प्रयास सरकार स्तर पर भी हो रहे हैं। अनेकों लोग जो नशे की कारोबार कर रहे हैं उनकी अरेस्टिंग भी हुई है, आपने पिछले दिनों देखा होगा। चमोली में तो ये विषय था ही, तो हमने काफ़ी उसमें भी सफलता प्राप्त हुई है। खासतौर पर जो हमारा नेपाल का बॉर्डर है खटीमा से लेकर, उन सब विषयों में चर्चा थी, लेकिन उसको कड़ाई के साथ कार्रवाई हो रही है। और हम भी चाहते हैं जो समाज चाहता है उसको हम उत्तराखंड के अंदर स्थापित करें, और उस दिशा में सरकार प्रयास करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बेबाकी से आपने सब प्रश्नों का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगी आप मंच पर रहिए। मैं मंच पर हमारे सीबीओ सर अभी ओझा सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर प्लीज मंच पर आएगा ताकि सर को सम्मानित किया जा सके। इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे एडिटर रमेश चंद्रा जी को। प्लीज आप भी मंच पर आएगा। और सम्मान जो है वो यहाँ पर इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का, बहुत बेबाकी से उनके जो सवाल हमने रखे उनका जवाब उन्होंने दिया। और सेशन को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन पहला सम्मान, क्योंकि एक कीमती वक्त जो है उन्होंने यहाँ पर दिया। हम ये जानते हैं समय की कीमत बहुत ज़्यादा है, और जब जिम्मेदारी इतनी बड़ी हो तो फिर आप समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने यहाँ पर समय दिया और बड़ी बेबाकी से अपने सवाल जो हमने पूछे उसका यहाँ पर जवाब दिया। तो ये सम्मान, और एक बार जोरदार ताली से ज़रा स्वागत कीजिएगा आप।